नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। अगला प्रभाव है जंतुओं पर प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, जैसा कि हम जानते हैं के प्रभाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर प्रगामी तापन में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी पर एक नई पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे संपूर्ण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। जब कभी भी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव समस्त पर्यावरण पर पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण वहाँ की जलवायु द्वारा निर्धारित होता है और जलवायु मूलतः किसी भी क्षेत्र के तापमान और वर्षा के द्वारा निर्धारित होती है। जब कभी भी मूल रूप से क्षेत्र विशेष के तापमान में परिवर्तन होता है तो जलवायु में भी वहाँ परिवर्तन आने लगता है, जिससे वहाँ की समस्त परिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है और इससे पर्यावरण में होने वाले बदलावों के कारण विभिन्न प्रकार के बदलाव वहाँ देखे जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो निम्न प्रकार हैं। जिन प्राणियों का ताप सह सीमा कम है तथा ताप बढ़ने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमने देखा, समस्त पृथ्वी पर तापमान एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से तापमान पाया जाता है। भूमध्य रेखा से दोनों ओर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर लगातार तापमान में कमी आती है और इसी के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है और उस जलवायु के अनुसार ही वहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु विकसित होते हैं। कुछ जीव ताप के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उनके ताप में थोड़ा सा भी परिवर्तन आने पर उनके ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ते हैं। कई अति संवेदनशील जीव ताप के अंदर अत्यंत अल्प मात्रा में हुए परिवर्तन के कारण अपनी जान दे देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट और संपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। ठंडे समुद्रों में निवास करने वाले जलीय जीवों को हानि। जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर प्रत्येक क्षेत्र का तापमान अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट देखी जाती है, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र अर्थात ध्रुवों की ओर स्थित क्षेत्र का तापमान कम होता है और यहाँ पर जो समुद्र पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र पाए जाते हैं, उनका भी तापमान अत्यंत कम होता है। इन गहरे समुद्रों में, इन ठंडे समुद्रों में रहने वाले जीव, जब उनका तापमान बढ़ता है महासागरीय जल का, तो उनको हानि होती है। कई जीव अत्यंत संवेदनशील होते हैं और थोड़े से तापमान में परिवर्तन होने पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण तटवर्ती भागों के सघन वनों तथा द्वीपों पर निवास करने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ते हुए आए और लगातार पढ़ रहे हैं, भूमंडलीय तापन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे कि जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर समुद्री जलस्तर ऊंचा उठने से वो जलमग्न होने के खतरे से जूझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बर्फ पिघल रही है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाने वाली बर्फ पिघल रही है और अंततः ये पिघली हुई बर्फ जल के रूप में अपने निकटवर्ती समुद्रों और महासागरों में पहुंचती है, जहां पर ये इनके जलस्तर को ऊंचा उठा देती है, जिससे समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण जो तटवर्ती भागों में वन पाए जाते हैं वो वन इस जल में जलमग्न हो जाते हैं। तो वहां पर रहने वाले जीवों के लिए जीवन खतरे में पड़ जाता है। जबकि कुछ द्वीप, क्योंकि अधिकांश द्वीप समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, समुद्र तल में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर द्वीपों के जलमग्न होने का खतरा सबसे पहले होता है। तो जब कभी भी ये द्वीप जलमग्न हो जाते हैं, यहाँ पर रहने वाले समस्त प्राणी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अनावृष्टि के कारण प्राकृतिक चारागाह नष्ट होने से चारागाहों पर निर्भर जीवों को अत्यधिक
हानि होगी। अब दूसरी स्थिति ये होती है जब कभी भी अनावृष्टि होती है, अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होने से वहां पर जो प्राकृतिक चारागाह पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से ऐसे क्षेत्र जहां पर घास उगती है उन्हें प्राकृतिक चारागाह कहते हैं। और इस प्रकार के चारागाह वन्य जीवों के लिए स्वर्ग के समान होते हैं। इस प्रकार के चारागाहों में एक समृद्ध बायोम डेवलप होता है, वहां पर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र चलता है, क्योंकि जहां कहीं भी उत्पादक होंगे वहां उपभोक्ता होंगे, और जहां प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता होंगे उनके ऊपर आश्रित द्वितीयक व तृतीयक स्तर के उपभोक्ता भी वहां जाएंगे। तो वहां पर एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जब कभी भी अनावृष्टि होगी तो इस प्रकार के प्राकृतिक चारागाह समाप्त हो जाएंगे, उत्पादक समाप्त हो जाएंगे, तो उपभोक्ताओं का जीवन स्वयं नष्ट हो जाएगा, स्वयं ही वो खत्म हो जाएंगे। बर्फ पिघलने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में मानव की पहुंच आसान हो जाने से शीत क्षेत्रों के प्राणियों पर मानवीय खतरे बढ़ जाएंगे। अब दूसरी स्थिति यह आती है जब कभी भी ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पर मानव की पहुंच आसान हो जाएगी, वहां पर गम्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में बर्फीले क्षेत्रों में मानव के लिए आना जाना एक दुष्कर व कठिन कार्य है। पर जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो ये क्षेत्र मानव पहुंच के लिए आसान हो जाएंगे और इनकी गम्यता आसान हो जाएगी, जिससे कि मानव यहाँ पहुंच जाएगा विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संसाधनों की आपूर्ति के लिए, जिससे यहाँ रहने वाले प्राकृतिक प्राणियों पर मानवीय खतरे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्राणियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। तो हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं इस प्रकार के जो दुष्परिणाम हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के, उससे विभिन्न प्राणियों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार तक पहुंच गई हैं और विलुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। अनेक प्रजातियां तो वर्तमान समय में पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो भी चुकी हैं। तापमान में वृद्धि के कारण अब तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित अनेक हानिकारक कीटाणु सूक्ष्म जीवों के मध्यवर्ती अक्षांशों की ओर फैलने की आशंका रहेगी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लगातार तापमान में गिरावट आती जाती है। तो हर क्षेत्र के अंदर अलग प्रकार की जलवायु होती है, अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग प्रकार का वहां का वातावरण होता है। तो कुछ ऐसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं और कई हानिकारक कीटाणु जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, जिनके पनपने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यूं कहूं कि थोड़े से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। आज तक इस प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु खास तौर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मिलते थे, अब धीरे धीरे वो शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर भी बढ़ सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ऐसी बीमारियां पनप सकती हैं जिसके कारण यहां रहने वाले जीवों की जान को खतरा हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश जीव जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, पहले उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों को यदि नहीं देखा है, वो इससे होकर नहीं गुजरे हैं, तो उनके अंदर इन बीमारियों के लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। और जैसे ही ये बीमारियां, इस प्रकार के कीटाणु, विषाणु इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान इनके अनुकूल होगा, ये अपनी वृद्धि करेंगे, वहां बीमारियां फैलाएंगे, वहां के जीवों के अंदर इनके प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, एंटीबॉडीज नहीं होगी, तो तेजी से वहां विभिन्न प्रकार की महामारियां फैल सकती हैं, वहां ये बीमारी महामारियों का रूप धारण कर सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा उभर कर सामने आ रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी तथा प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होगी। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल वास्तव में विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक निश्चित मात्रा पाई जाती है।
जब कभी भी वायुमंडल में एक गैस की मात्रा बढ़ती है या दूसरी गैस की मात्रा कम होती है तो उसका मूल संयोजन, जो उसका मूल संगठन होता है, उसका मूल रूप होता है, उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन से संपूर्ण स्थिति के अंदर एक असंतुलन उत्पन्न होता है और ये असंतुलन वायुमंडल में विकृति को जन्म देता है, जो कि निसंदेह वर्तमान पर्यावरण के लिए, वर्तमान जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब कभी भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों के लिए, समस्त सजीवों के लिए ऑक्सीजन एक प्राणदायी वायु है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया के अंदर अपने फेफड़ों तक लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में त्याग देते हैं। तो जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार गिरावट देखी जा रही है और ये आने वाले भयंकर खतरे की ओर एक इशारा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगला प्रभाव है कृषि पर प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी कंबल की तरह है जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मोटा होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के चारों ओर एक परत के रूप में फैली हुई है और ये कंबल की तरह कार्य करती है जो कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है ये कंबल उतना ही मोटा होता जा रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान और बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने आई है, जिसके विभिन्न दुष्परिणाम हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो समस्या उत्पन्न हुई है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के जो दुष्परिणाम है उनका हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अगला दुष्परिणाम जो हम वर्तमान समय में हमारी विभिन्न क्रियाकलापों पर, गतिविधियों पर देखते हैं, उसमें एक है कृषि पर दुष्प्रभाव। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कृषि पर क्या दुष्परिणाम होता है। ऋतु चक्र में बदलाव का सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ेगा। इस चीज को हम भली प्रकार से जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति वहां की जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी क्षेत्र में जब हम खेती करते हैं तो खेती के लिए वहां की जलवायु एक मौलिक तत्व होता है, एक मूल तत्व होता है जो ये निर्धारित करता है कि किस ऋतु में कौन सी फसल का उत्पादन होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रबी की फसल का उत्पादन इस ऋतु में होगा, खरीफ की फसल का उत्पादन इसमें होगा और जायद की फसल का उत्पादन इस ऋतु में होगा। जब कभी भी ऋतु चक्र में परिवर्तन आता है तो फसलों के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम रबी की फसल को खरीफ की फसल के टाइम उगा लेंगे और खरीफ की फसलों को रबी की फसल के टाइम, क्योंकि प्रत्येक फसल के उगने के लिए निश्चित तापमान, निश्चित वर्षा की आवश्यकता होती है जो कि हमें ऋतु विशेष में ही मिलती है। जब कभी भी ऋतु चक्र में बदलाव होता है तो उसका हानिकारक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होने पर कृषि प्रणालियां बदल जाएंगी। अभी हम ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम के रूप में जलवायु में परिवर्तन होता है और जलवायु मूलतः तापमान और वर्षा द्वारा निर्धारित होती है। जैसे ही जलवायु में परिवर्तन होता है अर्थात उसमें वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक हो जाती है, वहां अतिवृष्टि की समस्या आ जाती है और किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो वहां अनावृष्टि वाली समस्या आ जाती है। अनावृष्टि की स्थिति में वहां सूखा और अकाल जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होने पर कृषि प्रणालियां भी बदल जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि उत्तरी अमेरिका अधिक गर्म तथा शुष्क होगा, जिससे उत्तरी अमेरिका के देशों का खाद्यान्न उत्पादन घट जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणामों के रूप में यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप धीरे धीरे अधिक गर्म हो जाएगा। गर्म होने से वहां शुष्कता बढ़ेगी, जिससे उत्तरी अमेरिकी देशों में वर्तमान की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगेगा, वहां पर खाद्यान्न उत्पादन घट जाएगा। दूसरी ओर उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया,
मैक्सिको आदि अधिक गर्म तथा आर्द्र होंगे, जिससे अधिक अन्न उत्पादन होगा। दूसरी ओर ये देखा गया कि जब कभी भी इस प्रकार की समस्या सामने आएगी तो उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको आदि देश गर्म और आर्द्र हो जाएंगे। तो यहां पर फसलोत्पादन के लिए, मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी परिस्थितियां बनेंगी, जिससे यहां पर अधिक अन्न उत्पादन होने की संभावना है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1, जीव जंतुओं पर ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। आपको विभिन्न जीव जंतुओं पर ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। क्योंकि यह प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न है, अतः आपको इसका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर ही देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।